यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो भी टेस्ट यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है मार्च में 24 में, तो यहाँ पर इसके लिए टेस्ट सीरीज डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर टेस्ट नंबर ये 7 रहेगा, ठीक है। टेस्ट जो भी लेटेस्ट टेस्ट है वो मैं उसको करा रहा हूँ, उसके पहले जो भी बचेगा 6, 5, 4 वो सब मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। अभी दूसरे तीसरे दिन मैं आपको कराता रहूँगा, जो लेटेस्ट है वो पहले कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फिजिक्स वाला है यूपीपीएससी वाला, तो इसमें यहाँ पर इन्होंने टेस्ट सीरीज निकाली है ओनली एस के साथ टाई अप करके, ठीक है। तो यहाँ टेस्ट नंबर 7वां रहेगा, राइट। टेस्ट नंबर 7 हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो दोनों में देख सकते हैं आप। इसमें टॉपिक क्या क्या रहेंगे आपके, टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, और आपका जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। तो ये जो क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्लास टेस्ट इनका होता है, जिन्होंने परचेस कर रखा होगा क्लास का, वो टेस्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 75 या 80 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, तो ऐसे करके पूरा यहाँ से 20 पेपर ये क्लास में कराए जाएंगे, राइट। तो यहाँ से मैं 7वां पेपर आपको दिखा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, आपसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक एक एक करके दे रखा है। यहाँ पे देखो मार्क्स कितने टोटल है, 100 मार्क्स का है, टाइम 1 घंटे का दिया है, टोटल जो क्वेश्चन है 75 होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होगी, क्लास का टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्लास टेस्ट जो होते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पर बनाए थे ये। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, ठीक है। कौन सी जो विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल संविधान, ठीक है। जो एकल संविधान है भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, राइट। ये जो आपकी दृढ़ संहिता है, ये लिखित संविधान की शक्तियों का विभाजन और संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको भी दर्शाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि दृढ़ संहिता क्या होती है। अगला देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राज्यों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत करने के अनुच्छेद 3 द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक निम्न है। इनमें से कौन सी एक है जो आपकी विधेयक के प्रस्तुत करने से अनुच्छेद 3 के जो शर्त है उसमें से अलग है, या एक इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको जो 2 नंबर होगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, ठीक है। जो बिल या विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो क्या है, उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य होती है, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या देखो, विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व संसद के साथ संसद में पेश किया जा सकता है, और दो विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इससे संबंधित जो विधायिका है उसके पास भेजना होता है, ठीक है। तो आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। तीसरा है, निम्न में से कौन से अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन को समाप्ति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा तीसरे का। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। क्योंकि संसद ने नागरिकता को मामले को संबोधित करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के लागू किया है। तो आपका करंट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर पे बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 2, ठीक है, जो भाग 2 है संविधान का, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 ये संविधान में नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पहला यहाँ पर बोला, इन्होंने सामाजिक समानता और असामाजिक न्याय की आधारशिला क्या है रखी, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा क्या है, ये भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करते थे, ठीक है। अगला, ये सरकार के अधिकतर जो निरंकुशता है उस पर क्या रोक लगाते थे, राइट। तो तीनों बातें एकदम क्या है, जो मौलिक अधिकार उसके महत्व के बारे में यहाँ पर सही है, ठीक है। देखो क्या है, मौलिक अधिकार में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है, ठीक है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं इनमें से, ठीक है। ये सभी व्यक्तियों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को क्या कायम रखते हैं, राइट। और आपका धर्मनिरपेक्ष मूल की जो संरचना है उसको मजबूत करती है, ठीक है। और आपका अनुच्छेद 14, 15 और आपका 16 और 25, 28 ये सब क्या है, जो आपकी धर्मनिरपेक्ष है उसको मूल संरचना को मजबूत करते हैं, ठीक है। इधर सामाजिक और समानता के जो सामाजिक समानता के न्याय है वो आधारशिला भी रखी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए दिया है और कथन यहाँ पर आर दिया है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी पथ निरपेक्ष संघीय राज्य की व्यवस्था घोषित करती है। पहला स्टेटमेंट आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि जो पहला है वो यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी जो बोल रहा है, इसमें संविधान के अधिकार का जो स्रोत होता है, प्रस्तावना में कहा गया कि संविधान को शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है, ठीक है, ना कि ये, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्य से निर्दिष्ट करती है, तो ये आपका सही है, ठीक है। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर क्या आधारित होता है, जिसे पंडित नेहरू यहाँ पर तैयार किया गया था, ठीक है। तो ओनली सेकंड वाला सही है आर, और पहला गलत है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, ये गलत है और आपका सही है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 5वें का।
6वां नंबर क्वेश्चन है, यद्यपि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है किया गया है कि परंतु किस संविधान से प्रावधान के संबंध में आधार सूचना के अधिकार का मौलिक अधिकार माना जाता है। ठीक है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जिस जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो। ठीक है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अनुच्छेद जो 19(1) है, ठीक है 19(1) उसकी ए, ठीक है 19(1) का ए के तहत क्या वाक की जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उसके अधिकार से क्या जुड़ा हुआ ये माना जाता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार 2005 में संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आपका 6 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य के नीति निश्चित तत्वों के सदस्य को सशक्त बनाता है, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी शामिल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका 7 का हो जाएगा यहाँ से सी। ठीक है, अनुच्छेद 39, राइट। जैसे कि आपका 36 से 51 आपको पता है कि आपका जो डीपीएसपी है वो यहाँ पे आता है इसमें। ठीक है, तो ये देखो 39 डी है, ये सुनिश्चित करता है कि पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर सी। 8वां नंबर, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार करना है। 1978 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्या जोड़ा गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है, ये आपका एकदम करेक्ट है, सही बात बता रहा है। दूसरा, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक वन पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपका है, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे गलत हो, क्योंकि अनुच्छेद देखो ये क्या है, केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है उसमें आप इसमें जोड़ दोगे, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये करोगे। आर्टिकल 304 में ये बताया भी गया है, तो आपका सिर्फ ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 8वें का 1 करेक्ट है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति द्वारा किसकी पूर्व अनुमति पर राज्य विधानमंडल उस राज्य में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 9 का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, मूल संरचना सिद्धांत का संसद की शक्ति पर संभावित प्रभाव क्या है। मूल संरचना है उसकी जो सिद्धांत है संसद की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव है ये बताना है। तो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट ये बोला है, ये संविधान में संशोधन करने की संसद की जो क्षमता है उसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, ये संसद के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो किसी भी संशोधन उसको लागू करने से रोकता है। तीसरा क्या है, ये संसदीय शक्ति और न्यायिक समीक्षा को संतुलित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ये इसका आंसर सी का करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे संशोधन की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति के साथ संसद की संशोधन करने की शक्ति को संतुलित करने की रूपरेखा ये प्रदान करता है। ठीक है, तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बुनियादी संरचना है सिद्धांत की उत्पत्ति ऐतिहासिक जो है केशवचंद्र भारती मामले में 1973 में दिखाई गई थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 था, क्या इसका निर्धारित करता है, तो ये निर्धारित करता है आपका प्रत्येक स्तर का अपना निर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, ये क्या बताता है, जो प्रत्येक स्तर है उसका अपना क्या निर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो अधिनियम उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर का आर्थिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है ये, राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक त्रिस्तरीय अर्थ न्यायिक जो तंत्र था वह प्रख्यात यहाँ पर करता है, अर्थात जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग यहाँ पर इससे संबंध में थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और जो पहला बताया मैंने बात सी नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या इसके कौन निर्धारित करता है, जो 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था ये। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय गैर संवैधानिक निकाय है। इनमें से गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, देखो इसे संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से स्थापित किया गया था, ना कि प्रत्यक्ष संविधान द्वारा, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति के विचार हैं उसके लिए विधेयक को आरक्षित करना राज्यपाल के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा आपका राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक जो राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। ये क्या हो जाएगा, इसको आरक्षित करने के लिए राज्यपाल को जो प्रक्रिया है वो बताता है, अनिवार्य बनाता है। ठीक है, ये देखो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के जो दूसरा प्रावधान है उसमें यहाँ पर शामिल किया गया, अनिवार्य किया गया अनुच्छेद 200 में। ठीक है,
ये सुनिश्चित करता है कि जो न्यायपालिका है उसकी स्थिति सुरक्षित है, यह राज कानून द्वारा इसे कमजोर नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और न्यूज़ में भी चल रहा था आपको जो राजपाल है ये, ठीक है। तो आपका 13 का मैंने क्या बताया, 13 का ए आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। 14 क्वेश्चन, चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या त्रुटि है, कि इसमें एक क्या त्रुटि है ये बताना है, ठीक है। 14 नंबर में तो देखो इसमें क्या है, सदस्यों के लिए योग्यता का अभाव, यहाँ पर ये इसकी त्रुटि है। देखो सदस्यों के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कोई योग्यता यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई, ठीक है। तो संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यताएं कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है, राइट। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तब राज्य के विधायी विधेयकों को राज्य का बजट कौन पारित करता है इनमें से, ठीक है। कौन पारित करेगा, इनमें से पूछ रहा है यहाँ पे, इनमें से जो बोला इनमें से बताना है आपको, खुद से नहीं सोचना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसद, ठीक है, डी, राइट। उस अवधि में क्या है, जब राज्य विधानसभा जब निलंबित हो जाता है तो संसद राज्य विधायी जो विधेयक है, राज्य बजट, वो पारित करती है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में केंद्र जो है अनुच्छेद 356, ठीक है, 356 के तहत क्या करता है, ये राज्य में अपनी शक्तियां हाथ में ले लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा जारी करने की तारीख से 2 महीने के भीतर ये सब ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, गलत है, कभी निश्चित नहीं होता। आपको पहले देखते ही समझ आया था ये निश्चित नहीं होता। सबको पता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और अनुच्छेद किस में वर्णन है, अनुच्छेद इसका 164 में वर्णन है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का, ठीक है, प्रावधान जो है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। छठी अनुसूची के तहत जिला परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ये हो सकती है 30 सदस्य। छठी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार जिला परिषद में जो 30 से अधिक क्या सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 244 में 244 का 2 में बताया गया है कि छठी अनुसूची को निर्दिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र की जो स्वायत्त है उसके प्रशासन संबंधित अधिकार भी यहाँ पर देगा आपको, राइट। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक जो प्रावधान है जो विशेष रूप से दिल्ली के शासन को और इसकी विशिष्ट स्थिति को संबोधित करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 239 ए, ठीक है, 239 AA विशेष रूप से क्या केंद्र शासित जो प्रदेश दिल्ली है उसकी प्रशासनिक संरचना और विशेष स्थिति का संबोधित करता है, जिससे क्या है विधानसभा का प्रावधान भी यहाँ पर इसमें शामिल होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 239 जो AA है उसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी पेश किया गया है। कौन सा प्रावधान जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 359 359 बताता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी अदालत में जाने को अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है, ठीक है। 359 में भी बताया गया है कि अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के जो प्रवर्तन से किसी भी अदालत में जाने का अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है, और ये स्थायी उपबंध है, ठीक है। और राष्ट्रपति किसी भी समय इस निलंबन को रद्द कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, क्या होता है जब कोई राज्य कानून संसद द्वारा बनाए गए या कानून को खंडन करते हैं तो, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो होगा ये आरक्षित होता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त है तो राज्य का कानून लागू रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 का ए नंबर। लेकिन संसद अभी भी क्या उसी मामले में एक कानून बना भी सकती है, राइट। तो 20 का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसके नहीं करते हैं इसमें से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसदीय कार्य समिति, ठीक है। संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं, राइट। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को 50% राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, ठीक है। बोला है किस संविधान संशोधन अधिनियम में 50% राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित ये नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका 22 का 97 संविधान संशोधन, ठीक है। 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था सहकारी समितियों का, उसमें यहाँ पर क्या है जो 50% राज्य विधानमंडल उसके द्वारा अनुमोदित भी यहाँ पर नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया, क्योंकि इनमें से राज्य के भीतर काम करने वाली जो सहकारी समितियाँ उसमें कामकाज से संबंधित खंड थे वो शामिल किए गए थे इसमें, ठीक है। 97 संविधान संशोधन के लिए एक ऐसा अनुसमर्थन नहीं मांगा गया था। जो आपको 368 है, अनुच्छेद 368 को 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 22 का ए, ठीक है। 23
राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 1978 से 44वें संविधान संशोधन का अधिनियम क्या महत्व बताता है इसको, राइट। तो ये बताता है इसने राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने और इसकी अस्वीकृति के संबंध में सुरक्षा का उपबंध करना, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति के आपातकाल है उसमें 1978 के 44वें संविधान संशोधन का ये महत्व बताता है इसका, ठीक है। डी नंबर। 24 अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की पहल कौन कर सकता है? कौन पहल कर सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा या तो कोई मंत्री या कोई निजी सदस्य, ठीक है। तो डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि विधेयक को किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको पता होना चाहिए बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है भी इसका, ये भी बोल सकते हैं कि अब संविधान में जो संशोधन है वो केवल संसद के किसी भी सदन या इस उद्देश्य के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्रारंभ में किया जा सकता हो, न कि विधानसभा में प्रयोग किया गया हो, राइट। अगला है 25 विवादों के संबंध में अंतर्राज्यीय जो विवाद परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उसका कार्य अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार से कैसे भिन्न है इसके, ठीक है। कैसा भिन्न है ये, तो ये आपको ये बताना है। तो ये भिन्न होगा आपका न्यायालय में बाध्यकारी निर्णय के विपरीत परिषद का कार्य सलाहकारी होता है, राइट। क्योंकि अनुच्छेद जो आपका 131 है, ठीक है, 131 है, ये इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विपरीत परिषद का कार्य जो होता है सलाहकारी, जो कानूनी विवादों पर क्या बाध्यकारी निर्णय प्रदान करता है, ठीक है। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 भारत की आकस्मिक निधि को उसके स्वरूप की दृष्टि से किस प्रकार वर्णित किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, यहाँ से 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी अग्रिम खाता, ठीक है। आकस्मिक निधि को अग्रिम खाता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक निश्चित राशि होनी चाहिए या निश्चित राशि होती है, ठीक है, निश्चित राशि होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद और राज्य विधानमंडल को भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की जो आकस्मिक निधि उसके स्थापित करने का अधिकार देता है। अगला है राज्यसभा के सभापति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो इनमें से जो सही नहीं है वो होगा मतों की संख्या समान होने पर स्थिति में वह भी निर्णायक वोट नहीं दे सकता है, ये गलत है। मतों की जो संख्या समान होगी तो भी क्या वह वोट दे सकता है, तो यहाँ पर बी जो है वो गलत है। वह पहली बार में मत नहीं दे सकता है, हालांकि मत अगर समान स्थिति में होगा तो वो क्या निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को सभापति के रूप में भी क्या जाना जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या पदेन सभापति होते हैं। अगला देखते हैं 28 नंबर किसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है वह राज्यपाल बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां वह उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो 28 में पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट बात है। दूसरा, परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों बातें क्या एकदम सही बोल रहे हैं, राइट। जो पहला वाला बोल रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई, क्या क्या यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए इसकी, राइट। करेक्ट आंसर आपके दोनों होंगे सी। 29 दूसरी अनुसूची के प्रावधान के में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों में क्या साधारण बहुमत से जो आपका दूसरी अनुसूची है उसके प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी जो 29 है उसका यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। जो दूसरी अनुसूची है उसके प्रावधानों को अनुच्छेद 368, ठीक है, कितना 368 के जो दायरे हैं उससे बाहर रखा गया। सदनों को जो आपके साधारण बहुमत है उनसे संशोधित यहाँ पर कर भी सकते हैं। 30 नंबर पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो आपका क्या है गलत हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 नहीं बल्कि 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, 11वीं सूची में पंचायतों का कार्य से संबंधित 29 विषय क्या है शामिल किए गए, ठीक है। तो ये करेक्ट है। भारत की जो संविधान है उसकी 11वीं सूची में 29 जो कार्यात्मक विषय हैं उसको सूचीबद्ध करना है, जिन्हें पंचायतों को योजना कार्यान्वयन के रूप में सौंपा गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली सेकंड करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 31 नंबर सीएजी जो है संसदीय कार्रवाई में विशेषकर वित्तीय निरीक्षण करने संबंधी मामलों की किसकी सहायता करता है। सीएजी मतलब कैग जो आपका है, कैग के बारे में पूछ रहा है, तो किसकी करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 31 का लोक लेखा समिति, ठीक है, बी। जो कैग वित्तीय निरीक्षण के संबंधित मामले में संसद की लोक लेखा समिति जो पीएसी है उसकी क्या सहायता करता है, ठीक है, लोक लेखा समिति की। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है। कैग क्या 6 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु तक अपना जो भी पहले हो, है ना, वो यहाँ पर उस तक पद तक ग्रहण करता रहेगा। ठीक है, क्या का आर्टिकल कौन सा 148। तीनों बातें मैं आपको जो भी थी इंपॉर्टेंट बता दी मैंने। ठीक है, अगला है संविधान का कौन सा भाग मुख्य रूप से न्यायाधिकरण की स्थापना को कार्यप्रणाली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2021 में यूपीपीएससी से पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 32 का, यहाँ से सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग इसमें जो दे रखा है भाग 14A है ना, मुख्य रूप से क्या जो न्यायाधिकरणों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 323 कौन सा शामिल है, 323A। ठीक है, और आपका 323B काफ़ी इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था ये, तो इस वजह से पूछा भी गया था, ये अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछे जाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं लोकपाल। ठीक है, लोकपाल ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोक सेवकों को कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपका गवर्नेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोकपाल जो है आपका ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोक सेवकों को कैसे जो सुरक्षा प्रदान करता है। जिन्होंने देखो मेंस की तैयारी की होगी तो उनको यहाँ तक ये पता होगा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 33 है, उसका बता देता हूँ मैं, यहाँ पे सी इसका आंसर होगा, कानूनी सहायता जो प्रदान करके वो। ठीक है, लोकपाल उन सेवकों को कानूनी सहायता प्रदान करता है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। राइट, लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है जिसमें अधिकतम कितने 8 सदस्य होते हैं। SC ST और OBC जो है उसमें 50% क्या है अल्पसंख्यक के रूप में भी होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका सी। ठीक है, कानूनी सहायता प्राप्त करके। 34 देखते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JPSC जिसको बोलते हैं के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो, ये क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक निकाय, सही है। JPSC अपनी वार्षिक जो प्रदर्शन रिपोर्ट है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, सही है। JPSC के सदस्यों की संख्या और उनके सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया, ये भी करेक्ट है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ये गलत है। ठीक है, जो डी नंबर है गलत है, पूछा क्या है इसमें, गलत ही पूछा है। तो JPSC जो क्या है एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया वैधानिक निकाय संवैधानिक नहीं, जो चौथा वाला था ये पॉइंट इसका यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, तो JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल, डी इसका आंसर हो जाएगा। 35 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ प्रावधानों के तहत सूचना मांगने का अधिकार किसे है, सूचना मांगने का अधिकार किसे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 का सी, केवल भारत के नागरिक को। राइट, सी इसका आंसर होगा। 36 सरकार द्वारा परिकल्पित सुशासन सूचकांक GGI प्रयोग की आवृत्ति क्या है इसमें से। ठीक है, तो ये भी आपका गवर्नेंस से क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36 का सी, द्विवार्षिक। ठीक है, तो GGI की परिकल्पना है द्विवार्षिक अभ्यास के रूप में की गई है। राइट, GGI, ठीक है, गवर्नेंस जो आपका है इसका सुशासन सूचकांक। ठीक है, जो आपका गवर्नेंस सुशासन सूचकांक है इसको GGI बोलते हैं। इसकी जो क्या बोलते हैं, इसमें जो 2019 में 10 क्षेत्र थे उसमें 50 संकेतक शामिल थे, जिसमें GGI के 2020 और 21 के लिए उन्हीं 10 शासन के क्षेत्रों को क्या बरकरार रखा गया था, जबकि संकेतक को संशोधित कर 58 यहाँ पर कर दिया था, 58 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखनी कि जो है द्विवार्षिक रूप में प्रस्तुत होती है। ठीक है, सी इसका आंसर होगा 37 निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO के संस्थापक देश के सदस्य हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान गणराज्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। SCO के संस्थापक कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा 37 का। ये एक क्या है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 38 केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई और उसके संगठन का वो कानून के तहत इसमें किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी और कानून के तहत किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, जो 2005 का सूचना अधिकार अधिनियम था उसके तहत। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में सूचना जो आयोग था अधिनियम उसके तहत की गई थी। ठीक है, कुछ मुख्य पॉइंट इसके भी हैं, जैसे कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में की गई थी, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक राजपत्र जो अधिसूचना है उसके माध्यम से किया गया था। 39 राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में क्या भूमिका है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी भूमिका है जांच के बाद राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। ये रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर मामलों की जांच या सलाह देता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य जो है मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या कदाचार क्षमता के आधार पर हटा भी सकता है। राइट, हालांकि इन मामलों में राज्यपाल को मामले
जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ भेजना होगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका अध्यक्ष, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित किसी क्षेत्रीय परिषद के द्वारा यहाँ पर इसकी वो जो है अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, अगला है 41, भारत में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, उनके इंटरपोल सदस्य के देशों में आने वाली जो जांच संबंधी गतिविधि है उसके अनुरोध का समन्वय कौन करता है इसमें से? ठीक है, ये करते हैं सीबीआई, जो आपकी इंटरपोल विंग है वो। ठीक है, तो 41 का आपका यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। राइट, केंद्रीय जांच ब्यूरो है सीबीआई, ये भी पता नहीं सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963। ठीक है, 1963 में सीबीआई की स्थापना सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण जो संस्थानम समिति है उसने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 42, कौन सी संधि आसियान सदस्यों के बीच आपसी सम्मान और अन्य देशों के मामले में हस्तक्षेप करने पर जोर देती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 42 का रहेगा जो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैत्री और सहयोग की जो संधि है वो। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री सहयोग की जो संधि आपसी सम्मान है उसमें हस्तक्षेप पर यहाँ पर जोर देती है। राइट, तो बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित यहाँ पर किया जाता है? राइट, तो ये किया जाता है आपके प्रत्येक एक। ठीक है, प्रत्येक में से एक, जो प्रत्येक सदस्य होंगे उनमें से एक को। राइट, देखो जो आपका वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री हैं या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री है उनको भी यहाँ पर शामिल करते हैं। राइट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 का ए, इसके अनुसार क्या है? एक मंत्री को प्रत्येक राज्य द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद यहाँ पर नामित किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 43 का ए हो गया। 44, सर्वोच्च न्यायालय की किन परिस्थितियों में क्षमादान याचिका पर राष्ट्रपति फैसले की समीक्षा कर सकता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 44 का हो जाएगा सी, केवल तभी जब निर्णय मनमाना या अतार्किक या भेदभावपूर्ण तरीके से प्रतीत होता हो। ठीक है, तो 44 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 45, WTO के संदर्भ में निम्नलिखित में से चर्चित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन अधिस्थगन का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? राइट, क्या है तो ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डाटा प्रवाह है उसकी सीमा को शुल्कों पर छूट। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है इसके अधिस्थगन उद्देश्य होता है सीमा पर, जो सीमा पार टैरिफ होते हैं उनकी डेटा प्रवाह को छूट देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन अधिस्थगन का कोई उद्देश्य नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाया जाए। राइट, तो यहाँ से इनका क्या था उद्देश्य, इसका ये नहीं था। तो करेक्ट आंसर आपका 45 का बी हो जाएगा, सीमा शुल्कों पर छूट। ठीक है, भारत ने इस आधार पर विस्तार का विरोध किया और विकासशील देशों को राजस्व का नुकसान हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर क्या निर्णय लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर, अब महाधिवक्ता को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कहाँ उपस्थित होने का अधिकार होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के भीतर किसी भी अदालत में समक्ष। ठीक है, जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य के भीतर किसी अदालत के समक्ष उपस्थित होने का उनको हक होता है। ठीक है, महाधिवक्ता के संदर्भ में जो आपका संविधान अनुच्छेद है 165 है। ठीक है, 165 ये भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में। अगला है 47, भारत में ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार करना है। ये भी आपका गवर्नेंस से क्वेश्चन है कि कौन से संभावित लाभ नहीं है भारत में गवर्नेंस से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 47 का हो जाएगा बी, अधिक पदानुक्रमित जो आपके संगठनात्मक संरचना है वो। ठीक है, देखो इसके बाद और भी पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ई गवर्नेंस का मूल सिद्धांत जिसका लक्ष्य जो आपके पदानुक्रम होते हैं उनको समतल करना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, ई गवर्नेंस में अक्सर क्या विकेंद्रीकरण और जो प्राधिकार होता है उसके प्रत्यायोजन यहाँ पर शामिल होते हैं। आपने मेंस का अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो यहाँ पर पूरी एक एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है इसकी। ठीक है, ये रिश्वतखोरी और जो धोखाधड़ी उसके अवसरों को क्या कम करके भ्रष्टाचार को हतोत्साहित कर सकता है। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका जो 47 था बी हो गया। अगला 48, कथन 1 और कथन आर यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 या कथन 1 ए आर बोल सकते हैं। संघ की कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहे हैं, जबकि क्या है गलत है। संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, ये बात एकदम करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल जो आपका 75 है, 74, 75 ये सब इसके प्रावधान है बताते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आर्टिकल 75 में बताया गया है। ठीक है, 74 में क्या बताया गया? इसके तहत हमारा एक प्रधानमंत्री होगा या एक मंत्रिपरिषद होगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डी ये तो आपका जो आर्टिकल है 74 1 होगा और यहाँ से आर इसका सही है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एक गलत है आर इसका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सूची दी है, सूची 2 दी है। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शीर्ष सूची, कौन सी किस सूची में आते हैं आपको मैच करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो जो पहला है यहाँ पर केंद्र सूची, ये आपका आएगा क्या? बैंकिंग है केंद्र सूची। राज्य सूची में क्या आएगा? राज्य सूची में आपका आएगा
कृषि, जो कृषि आती है आपकी किस में आती है, राज्य सूची में, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग इसमें हो गया। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आपकी आएगी वनों में, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, अपशिष्ट विषय केंद्र के अंतर्गत हैं जो अनुसंधान, ये आपका आएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। ये तो आपको जिस टाइप से मैच करेंगे आंसर, तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर यूपीपीसीएस पूछता है। 50वां क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा सुमेल है यहाँ पर जो नहीं कर रहा है, वो बताना है आपको 50 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखो जो यहाँ पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, अनुच्छेद 323A, मैंने आपको बताया था प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जो आपको 322 बोल रहा है, राइट। यहाँ पर क्या है, मैच नहीं कर रहा है, ये मैंने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो कितना था, 323A था, ठीक है। अगला देखते हैं, बाकी सब सही है। 51, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है और उन्हें संविधान में उल्लिखित अनुक्रम में व्यवस्थित भी करना है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, पंचायतें, राज्य, सहकारी समितियां, इनमें से दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है आपको, कौन सा उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका। देखो सही क्रम जो हमारा होगा इसका, पहले क्या होगा, राज्य होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, राज्य के बाद आपका पंचायत है, पंचायत के बाद क्या होगा, सहकारी समितियाँ हैं, सहकारी समिति बीच आपका होगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। तो इस टाइप से आप मैच करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा सी आंसर आएगा यहाँ से, ये, ठीक है। तो संविधान में जो वर्णित जो क्रम है इस प्रकार है हमारा, संविधान का भाग 4, ठीक है, सॉरी भाग 6 जो आपका है राज्य, संविधान का भाग 9 जो आपका पंचायत है, ठीक है, भाग 9 में ये बताया गया पंचायतों का, राइट। और संविधान का भाग जो आपका 9B है उसमें सहकारी समितियां बताई गई हैं, ठीक है। और जो आपका संविधान भाग 11 है उसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए किस भाग में क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 51, तो यहाँ से आपका आंसर क्या था, 51 का सी, 51 का सी आंसर था यहाँ से, ठीक है। 52, शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान प्रोटेम स्पीकर द्वारा किए जाने वाला प्रमुख कार्य इसमें से क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कार्य, इनका कार्य होता है कि जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उसको शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्य में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले आमतौर पर क्या सदस्य, सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य उसको चुना जाता है, ठीक है, जो नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में सदस्यों द्वारा नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक अस्थायी रूप से काम करता है, स्थायी नहीं होता है, अस्थायी रूप से काम करता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से, इसके सदस्यों की आयु, ठीक है, इसके सदस्यों की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के बारे में पूछा था कि राज्यसभा के, तो इसके राज्यसभा के जो है सदन है इसके कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके सही, इसके सदस्यों की आयु कम से कम क्या 30 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 35, ठीक है। अगला राज्यसभा के बारे में पूछा था वो 54, सूची 1 और सूची 2 का मैच करना है, ठीक है। राज्य के नाम दिए हैं और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें दी हैं। हिमाचल प्रदेश में कितना है, जो देख लेते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश में आपके 3 सीटें हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 3। उसके बाद आपका केरल है, केरल में आपकी 9 सीटें हैं, ठीक है। पंजाब आपकी 7 सीटें, और जो पश्चिम बंगाल बचा वो आपका 16 सीटें, जिसमें से इसमें जो डाटा दे रहा है इसमें मैक्सिमम आपके पश्चिम बंगाल की हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला है 55 नंबर, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों में क्या अलग कर सकता है, ठीक है, न्यायाधीशों से क्या अलग कर सकता है, तो ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता, ठीक है। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट और ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता से अलग है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 55 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 56, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम जनहित याचिका किस मामले में स्वीकार की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 56 का, ये की गई थी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले थे, उसमें जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश PN भगवती द्वारा 1979, ठीक है, 1979 में क्या है यहाँ पर स्वीकार में लाई गई थी। ये याचिका जो थी पुष्पा कपिला हिरोंगनी के द्वारा दायर की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का सी। 57, 10वीं सूची के अंतर्गत अयोग्यता के मामले में विधानसभा में निर्णय कौन करता है, राइट। 10वीं अनुसूची में कौन अयोग्यता है, कौन मतलब इसके योग्य नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, तो करेक्ट आंसर आपका विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा, क्योंकि विधानसभा के मामले में 10वीं सूची जो है उसके तहत अयोग्यता जो निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 192 में किसी
राज्य के विधानमंडल के सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी जो प्रश्न है उस पर निर्णय लेने का अंतिम जो अधिकार होता है राज्यपाल के पास होता है वो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 57 का डी। 58, यदि किसी विधेयक धन विधेयक के अलावा को विधान परिषद द्वारा प्रारंभ में रोके जाने के बाद विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो उसे रोकने की समय सीमा क्या होती है, ठीक है। तो उसकी समय सीमा जो होगी यहाँ पर 1 महीना या 1 मंथ, ठीक है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक के अलावा प्रारंभ में रोका जाता है तो उसके बाद विधानसभा द्वारा पारित करते हैं तो उसे 1 महीने के लिए रोक सकते हैं, जो कुल मिलाकर जो 1 महीने के लिए रोक सकते हैं जो कुल मिलाकर 4 महीने हैं, ठीक है। जो कुल मिलाकर 4 महीने, जिसमें से 1 महीने के आप रोक सकते हो उसमें, जिसमें विधेयक पहली बार 3 महीने के लिए और विधानसभा में दोबारा पारित होने के बाद 1 महीने के लिए रोक सकता है। इस प्रकार कुल टोटल 4 महीने होते हैं, ठीक है। अगला है 58 का ए हो गया। 59 नंबर, जिला न्यायाधीश को जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों से क्या अलग करता है, ठीक है। क्या अलग करता है इसमें, करेक्ट आंसर आपको 59 को हो जाएगा डी, दोनों न्यायिक एवं प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं वो, ठीक है। 60 नंबर NHRC, ठीक है। NHRC जो आपका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये बोला है इसके पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए कौन सी शक्तियां निहित हैं इनमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 60 का हो जाएगा सी, न्यायिक शक्तियां, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 61, लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य में डाले गए जो कुल मत हैं उसमें वैध जो मत हैं उनका प्रतिशत कितना होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8%, 8% यहाँ पर इसका होना चाहिए, वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त होना चाहिए, राइट। किसी राजनीतिक दल जो है उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पात्रता मानदंड न्यूनतम विधानसभा में 6% वोट, ठीक है, 6% वोट और 2 सीटें या 6% वोट्स में और लोकसभा में 1 सीट, तो ये कुछ भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 61 का सी, 8%, ठीक है। 62, संविधान के अनुच्छेद 243D, ठीक है, 243D के तहत कौन सा प्रावधान पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 62 का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला 63 नंबर, पंचायत चुनाव के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। यहाँ पर पहला बोला है अनुच्छेद 243, ठीक है, 243 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में पंचायत चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, ये करेक्ट है। दूसरा, पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य सरकार पर विवेक पर होते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों बात एकदम फैक्चुअल पॉइंट बोल रहा है पंचायत चुनाव के बारे में, तो दोनों बात सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 64, किस समिति की रिपोर्ट 1996 में पंचायत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार या अधिनियम के जो थी उसमें द्वारा अधिनियम के आधार पर बनी रही थी, ठीक है। कौन सी समिति थी जो 1996 पंचायत के अधिनियम के तहत अधिनियमित के आधार पर बनी रही थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये था आपका भूरिया समिति, ठीक है। पंचायती जो क्षेत्र है उसमें भूरिया समिति की रिपोर्ट पर क्या आधारित था ये। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम संसद द्वारा 1996 में पारित किया गया था, ठीक है। और 1995 में प्रस्तुत जो भूरिया समिति उसकी रिपोर्ट के आधार पर संसद में पंचायत अधिनियम उसे 1996 के जो पेशा था अधिनियम उसमें 10 राज्यों में पारित किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 65, संविधान के अनुच्छेद 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243 का विषय क्या है, मतलब किस बात को बताता है जो अनुच्छेद 243 जोड़ा गया उसको, ये बताता है आपका जिला योजना समितियों का गठन को बताता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 65 का सी हो जाएगा। 66, शहरी क्षेत्रों के मानदंड में गैर कृषि गतिविधियों में कामकाजी पुरुषों के लिए 75% की शर्त है जो क्या महत्व बताती है इसको, ये, ठीक है। ये बताती है आपकी जो विधिक आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है। जो आपकी कृषि है, राइट, गैर कृषि है, उसमें गतिविधियों के कामकाजी पुरुषों के लिए 75% तक शर्त रखी है। जो शहरीकरण उसमें उच्च स्तर पर सुनिश्चित करती है और भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार शहरी क्षेत्र में विविध आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उसको बढ़ावा भी देती हैं, राइट। उसमें जो न्यूनतम जनसंख्या है वो 5000 तक इसकी होनी चाहिए, राइट। तो क्या ये शहरी क्षेत्र जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 66 का हो जाएगा बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67, किसी राज्य में विधान परिषद के ऊपर होने की स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार समिति के अतिरिक्त सदस्य कौन है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 67 का ए, विधान परिषद सभापति और विपक्ष का नेता, ठीक है। अगला 68, भारत सरकार ने 1919 के तहत प्रांतों में देव शासन लागू करने
का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य इनका था स्थानीय स्वायत्त है उसमें वृद्धि करना। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 69, संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 69 का होगा यहाँ से आपका बी, H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी ने 1950 में संविधान जो विधानसभा है उसे भंग होने तक उपाध्यक्ष के रूप में क्या कार्य भी किया था। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाहकारी निर्णय के संवैधानिक सिद्धांत का स्रोत क्या है? इसमें करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा बी, कनाडा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा 70 का। 71, नीचे दिए गए कथन ए और कथन आर यहाँ पर दिए हैं, इसके रूप में नामांकित करना है। क्या यहाँ पर होगा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो आपकी परिभाषा है संवैधानिक सरकार की ये बताती है ये। दूसरा है वे संवैधानिक में निहित प्रावधानों के तहत काम करते हैं, तो ये भी बात सही है क्योंकि संविधान में निहित जो प्रावधान है उसके तहत ये काम करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों इसकी व्याख्या भी करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा 71। 72, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, NDB जिसको बोलते हैं, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक उद्देश्य इसका बुनियादी ढांचे और सतत विकास जो परियोजना है उसको क्या संसाधन में जुटाना। 73, विश्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो विश्व बैंक है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य होगा निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उसमें पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऋण को अनुदान प्रदान करना या ऋण को प्रदान करना। जैसे कि काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि विश्व बैंक से इतना लोन अभी दूसरे देशों ने लिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 73 का बी हो जाएगा यहाँ से। 74 और 75 देखते हैं। 74 है UNSC के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? राइट, कैसे किया जाएगा? ये किया जाता है इनका क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा यहाँ पर इन्हें चुना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 74 का सी। जनवरी 2022 में नए गैर स्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, ठीक है, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं। राइट, याद रखना है। भारत में 2021 में 8वीं बार UNSC में प्रवेश किया और 2 साल 2021-22 के लिए यहाँ पर परिषद में शामिल है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा 74 का। 75 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय बाल जो आपका अधिकार संरक्षण आयोग है NCPR, ठीक है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के अधीन यहाँ पर की गई थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 75 का यहाँ से 75 का आंसर होगा यहाँ से सी। ठीक है, 75 का कौन सा? सी, बाल संरक्षण अधिकार जो अधिनियम है आयोग 2005। राइट, इसके तहत क्या है? इसका अधिनियम के तहत यहाँ पर स्थापना की गई थी। NCPR जो आपका है इसकी स्थापना 2007 में संसद के बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके तहत अधिनियम 2005 में यहाँ पर ये किया गया था। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो सी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो 75 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के वो मैंने आपको पूरे डिस्कस कर लिए। राइट, जो 75 क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। जो और भी टेस्ट रहेगा वो मैं आपको आगे यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका। जो और भी क्वेश्चन रहेंगे तो मैं यहाँ पर जल्दी से पेपर इसका आपका लाता रहूँगा क्योंकि 20 पेपर होने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और बस सेक्शनल टेस्ट हो रहे हैं, हर सब्जेक्ट टॉपिक को मिला के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो कुछ नोट्स होता है वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं वहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।